थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तर सब क्या हाल है? ठीक है। मैं बिल्कुल खैरियत से। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं यूरोपियन नेशनल हूँ, तो सर मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए कि यहाँ का इंडेफिनिट स्टेटस मिला है यूके में। ठीक है। तो सर मेरी फैमिली आई है, उनको वीज़ा मेरे इंडेफिनिट से पहले मिला था, मार्च में मिला था पाकिस्तान से। तो मेरा सर एक बेटा है 6 साल से कम में, 2-3 महीने कम, और मेरी वाइफ है। तो मैं उनको यहाँ जब अप्लाई करूँगा तो उनको वो इंडेफिनिट वीज़ा देंगे या सर, या 5 साल का? वो ये सर पहले सवाल। ठीक है, वो किधर हैं अभी? यूके में सर। अच्छा ठीक है, ये एक चीज़ मेरी कवर होगी। आगे? सर दूसरी ये कि अगर मैं अपनी वालदा और सास को बुलाना चाहूँ, क्योंकि उनको तो मैं 5-6 साल से वो पैसे भेज रहा हूँ, तो सर अभी तक वो सर ओला है या वो ख़त्म हो चुका है? सर ये 2 सवाल है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है आपको बच्चों के लिए पेरेंट्स पे बाद में आते हैं, और आपकी बीवी के लिए जो ऑलरेडी इधर हैं, तो अगर आपने उनकी प्री सेटल स्टेटस ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू अप्लाई किया है तो उनको भी 5 साल का वीज़ा मिलेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये होती है कि यूके के अंदर आपने 5 साल पूरे करने हैं। आपने ऑलरेडी 5 साल पूरे कर लिया, आपको उन्होंने इंडेफिनिट दे दिया बिकॉज आपके पास 5 साल का रिकॉर्ड था। आपके बच्चे और बीवी को अगर इस मुल्क में 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उनको पहले 5 साल का प्री सेटल स्टेटस मिलेगा। उन्होंने 5 साल अपने पूरे करने और फिर उनको इंडेफिनिट मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी शादी हो गई आपकी उनके साथ और वो 5 साल इस मुल्क में गुजार चुके हैं तो फिर उनको भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। इससे पहले कि मैं आपके बाकी सवाल का जवाब दूं, मैं 2 इम्पॉर्टेंट बातें इसके ऊपर लोगों को बता दूं जो यूरोपियन नेशनल हैं इधर और यहाँ प्री सेटल स्टेटस के ऊपर हैं, कि अभी भी लेट एप्लीकेशंस होम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहा है अंडर कंपैशनेट रीज़न, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप लेट अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है फ्यूचर क्या है यूरोपियन नेशनल्स का, बिकॉज मैं काफ़ी यूरोपियन नेशनल से मिलता हूँ जिनके पास लीव टू रिमेन वीज़े हैं या इनडेफिनेट है। वो कहते हैं कि जी अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हम अब शादी करते हैं अपने किसी के भी साथ तो वो अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं। यानी कि अगर आप अब शादी करेंगे और कोई नई रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो आप अपेंडिक्स FM के अंडर आएंगे, मीनिंग 18,600 की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है, आपकी स्पाउस को इंग्लिश टेस्ट भी देना है जो कि पहले ज़रूरत नहीं होती थी अंडर EU लॉ, लेकिन जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है जिस तरह आपकी, तो वो EU लॉ के अंडर। जहाँ तक बात आती है आपके पेरेंट्स की, अगर आप एंट्री क्लियरेंस पे भी वो लेट एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट करने दे रहे हैं, रिसेंटली तक तो दे रहे थे, वो आपको ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल उनकी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि ये
जो ट्रांजिशनल पीरियड था उससे पहले से वो आपके डिपेंडेंट हैं। और ये भी मेक श्योर करना है कि आपने कि आपके पास रसीदें वगैरह, उनको जो आप पैसे वगैरह भिजवा रहे थे नहीं है तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके उसके ऊपर मशवरा ले लें। बिकॉज अगर आपके पास रसीदें नहीं भी हैं तो फिर भी आप अपने पेरेंट्स के लिए यूथ सेटलमेंट स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उस होम कंट्री में अभी तक इजाज़त है वीज़ा अप्लाई करने की। जिस तरह यूके के अंदर बिल्कुल इजाज़त है वीज़ा अप्लाई करने की, उन्होंने खोला हुआ है। सर्टन कंट्रीज़ में अभी तक खोले हुए हैं यूथ सेटलमेंट स्कीम, आप लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर दें। जो सेकंड बात थी जो मैंने पहले नहीं बताई कि क्यों आप लेट एप्लीकेशन डाल रहे हैं। सो मेक श्योर करें किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके, वो जब पूछ लेंगे कि आपके पेरेंट्स किस मुल्क में रहते हैं तो वो ऑनलाइन जाके चेक कर लेंगे कि यूथ सेटलमेंट स्कीम अभी तक उस मुल्क के लिए खुली हुई है या नहीं, जिसको हम लेट एप्लीकेशंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहना था कि मैंने असाइलम का केस डाला हुआ है ना। जी तो मैंने घर अपना होम चेंज किया है, तो मैंने होम ऑफिस को होम एड्रेस देना था, तो मैं कैसे दे सकती हूँ भाई? उनको बताना था कि मैंने मूव चेंज किया, नया एड्रेस। ठीक है। और आप किस कंट्री से हैं? मैं इंडिया से हूँ और यहाँ। ठीक है। देखें, आपका अगर अभी सब्सटैंसिव इंटरव्यू नहीं हुआ और सिर्फ आपका बेसिक इंटरव्यू हुआ है तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली ये होता है कि आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर लगाते हैं और आप रिपोर्टिंग करते हैं ख़ास सेंटर के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो ये चाहिए कि उस सेंटर को ख़त लिखें, या अगर आपके पास ईमेल है उनको ईमेल लिखें कि जी मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। बिकॉज जो आप रिपोर्टिंग करते हैं उसकी वन ऑफ द कंडीशन होती है कि इस एड्रेस पे आप रहेंगे जो एड्रेस आपने उनको दिया हुआ है। तो अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया है तो लाजमी जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर है आप उनको रब्ता करें और उनको बताएं कि जी मेरा अब एड्रेस चेंज हो गया। और जब अगली दफ़ा आप रिपोर्टिंग पे जाएं तो अपने नए एड्रेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह कोई साथ लेके जाएं। कुछ लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई अभी तक हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू नहीं की बिकॉज हमें बुलाया ही नहीं गया कोविड की वजह से। तो फिर जो आपका क्रॉयडन के अंदर असाइलम यूनिट है आप उनको ख़त लिखते हैं और ख़त लिख के उनको बता दें कि जी ये मेरा नया एड्रेस है, अब मेरी सारी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर आनी चाहिए। और कोई ना कोई होम ऑफिस का कॉरस्पॉन्डेंस आपके पास लाजमी होती है अगर आपने असाइलम क्लेम किया है। तो अगर आपको रिपोर्टिंग का एड्रेस नहीं पता तो फिर जो भी कॉरस्पॉन्डेंस आपकी होम ऑफिस वालों से हुई आप उनको कांटेक्ट करके ख़त लिख के या ईमेल करके बता दें कि अब ये मेरा नया एड्रेस है और मेरी सारी कम्युनिकेशन अब इस एड्रेस पे आनी चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट लोगों से अक्सर करता हूँ जो होम ऑफिस के साथ कोई एप्लीकेशन डालते हैं और उसके बाद एड्रेस चेंज कर लेते हैं कि बिल्कुल होम ऑफिस को बताएं अपना न्यू एड्रेस। लेकिन रॉयल मेल की एक छोटी सी सर्विस होती है कि 4 मंथ्स या 6 मंथ्स तक मेल फॉरवर्ड कर देते हैं जो आपको पुराने एड्रेस पे मेल आए। तो हमेशा ये बेहतर होता है कि अगर आपने कोई नया अपना एड्रेस लिया है तो होम ऑफिस के लिए भी और कभी कभी क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ों के लिए भी रॉयल मेल इतना पैसा भी उस सर्विस का नहीं लेता। तो बेहतर होता है कि वो मेल फॉरवर्ड कुछ अरसे के लिए करवा लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपको पता है कि जिन लोगों के पास आपका नया एड्रेस नहीं है ऑल्दो आपने भेजा हुआ था और मेल फॉरवर्ड हुई है उनको भी दोबारा ख़त लिख के अपना एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मेरा नाम शहजाद है। मैं 2006 का आया हूँ यूके में, विजिट वीज़ा पे आया हुआ था मैं जी जी। तो मैंने अभी तक कोई केस नहीं किया, तो जिसकी वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैं डायबिटीज़ का मरीज भी हो गया हूँ और टेंशन की मेडिसिन भी ले रहा हूँ जो कि स्ट्रेस की है। तो इस वजह से मुझे बताएं मैं क्या करूँ। और आप कौन सी नेशनैलिटी से हैं? मैं पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान से। और आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? ये सिंगल हूँ जी। ठीक है। अब मेरी बात ज़रा प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा, आई विल बी ग्रेटफुल। हाँ जी। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, दो तरह के मुझे लोग मिलते हैं। एक मिलते हैं जो कहते हैं जी हमारी ये मेडिकल की सिचुएशन है जी और हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, मैं उस पर भी आता हूँ। फिर हमें कुछ लोग मिलते हैं कि देखें जी हम इतने अरसे से इधर हैं, हमें यहाँ वीज़ा मिलना चाहिए, हमें 18 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए और हम ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। तो पहले मैं मेडिकल वाले को कवर करता हूँ बिकॉज़ वो डिफरेंट चीज़ है और फिर मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर जिन लोगों को 17 साल 18 साल हो गए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा सवाल है तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। पहले आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर।
मेडिकल के ऊपर दो तरह के केस डलते हैं। एक डलता है आर्टिकल 3 के ऊपर जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर केस होता है, और एक होता है आर्टिकल 8 के ऊपर जो मेडिकल के ऊपर होता है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। अल्लाह ना करे कभी भी किसी की एप्लीकेशन आर्टिकल 3 मेडिकल ग्राउंड के ऊपर डले, बिकॉज वो लिटरली वो वाली एप्लीकेशन होती है कि जी ये जो मेरी ट्रीटमेंट मुझे यहाँ मिल रही है, अगर ये ट्रीटमेंट रुक गई मेरी जान ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ से भी आप आए हुए हैं, ये ट्रीटमेंट उधर अवेलेबल नहीं है। वो आपको कंसल्टेंट से लेटर चाहिए होता है जो आपको ट्रीटमेंट कर रहा होता है, और आपको पाकिस्तान से भी सबूत चाहिए होता है, और ज़्यादातर यहाँ कंसल्टेंट ही लिख के दे देते हैं कि ये ट्रीटमेंट उधर अवेलेबल है या नहीं है। और अल्लाह ना करे कि कभी आपको कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो कि अगर उसकी ट्रीटमेंट इस मुल्क में रुक जाती है तो आपको वो ट्रीटमेंट किसी और कंट्री में या आपकी होम कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये होती है आर्टिकल, आप समझ लें 3 के ऊपर मेडिकल ग्राउंड्स की एप्लीकेशन बहुत टफ होती है, और अल्लाह ना करे किसी के भी ऐसे बुरे हालात हों। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 8 के ऊपर जो मेडिकल एप्लीकेशन होती है, जो ज़्यादातर लोगों को होती है कि जी मेरे यहाँ डिप्रेशन है, या मुझे यहाँ इस टाइप की बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है। कुछ लोगों को किडनी की बीमारी होती है, अल्लाह ना करे डायलिसिस पे होते हैं, वो कह रहे हैं। अब सिलसिला ये है कि पाकिस्तान में ये सारी ट्रीटमेंट, या इंडिया में या बांग्लादेश से ये सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो तो उससे आप समझ लें मिलती जुलती ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। तो जो लोग मैं देखता हूँ मेडिकल ग्राउंड पे एप्लीकेशन डालते हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि नॉट ओनली आपने ये बताना है कि इधर मेरी ये सारी ट्रीटमेंट चल रही है, आपने ये भी बताना है कि जो आपकी होम कंट्री है, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, वहाँ ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, या इसका कोई और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि जी अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है, लेकिन फिर आपको काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्यों अफोर्डेबल नहीं है और आप क्यों कोई जॉब नहीं कर सकते। तो उसका सारा आपको केस बना के ब्रेक डाउन करके आपको देना पड़ेगा। बिकॉज एक बात याद रखें कि केस आपका है, सारा केस आपको बना के होम ऑफिस को देना है। तो कहने का मतलब है कि जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें बहुत पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, बिकॉज आप अपना केस डाल रहे हैं। 90% केसेस में मेडिकल में मैं ये देखता हूँ कि होम कंट्री से कोई एविडेंस नहीं होता, सारा एविडेंस लोकल लगाया होता है, जिसकी वैल्यू है, बट वो वैल्यू नहीं है जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि होम कंट्री में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, अफोर्डेबल है या नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, जो कि यकीन करें आपको 10 मिनट में सारा पढ़ के बता देंगे कि आपका केस के जी ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी होम कंट्री से, और अगर वो डॉक्यूमेंट उस नोयत के ना मिल सके जो चाहिए तो दिल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप मेडिकल ग्राउंड पे मीट कर लें अपना बार। अब आ जाते हैं जो लोग डालना चाहते हैं एप्लीकेशन जिनको इस मुल्क में 20 साल पूरे नहीं हुए, बिकॉज कानून ये कहता है कि अगर आपको इस मुल्क में 20 साल पूरे नहीं हुए आप फिर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि दे वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप अपनी होम कंट्री में जाके इंटीग्रेट नहीं हो सकते। अब उसमें जो होम ऑफिस ने पॉलिसी के अंदर एक क्राइटेरिया दिया है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल की एप्लीकेशन है वो बड़ी टफ़ है। अगर आप केस लॉ देखें तो उसमें जो उसकी एप्लीकेशन है वो बड़ी टफ़ है। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़ईफ़ है, मीनिंग उनको भी यहाँ 20 साल पूरे नहीं हुए बट हिज एज इज़ 60+, 64+, तो ही कुड आर्ग्यू कि जी मैं इस एज में कहाँ जाके काम करूँगा, मेरी कोई अब कॉन्टेक्ट्स नहीं है, कोई मेरे सोशल टाइज़ नहीं है उधर, मेरी कोई फैमिली नहीं है, अगर उन्होंने या मुझे ताल्लुक़ कर लिया है तो मैं किस तरीके से जाके गुजारा करूँगा। तो देन मैं ये तो नहीं कहता वीज़ा मिल जाएगा, बट दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट कि वो अपना केस बिल्ड अप करें। अगर कोई यंग है, मीनिंग 40s में है, अर्ली 50s में है, तो होम ऑफिस का व्यू होता है कि भाई आप बड़े आराम से जाके पाकिस्तान अपना गुजारा कर लेंगे, जाएं वहाँ नौकरी करें या आप जाके वहाँ कुछ और कर लें। बिकॉज याद रखें कि इकनॉमिक माइग्रेंट्स उनको नहीं चाहिए कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट व्हाट दे लुकिंग फॉर, अनलेस अल्लाह ना करे आपकी कोई ऐसी फिज़िकल या मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट बात है। तो कहने का मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी हाई है। मैं ये नहीं कहता उस पर कोई मीट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा तजर्बा कहता है जब मैं एप्लीकेशन देखता हूँ कि लोगों ने अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का कानून क्या है। तो मैं जब भी कोई लोग जाते हैं कहीं भी, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें यार, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल तो एक वर्ड है,
आप लोग जब कहीं जाते हैं केस अपना लगवाने, उनसे ये पूछें कि जी हमें पॉलिसी में बताएं होम ऑफिस की कि वो क्या चाहते हैं हम प्रोवाइड करें कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है। अगर आप वो चीज़ें नहीं दे सकते तो फिर ऑब्वियसली आप सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेंगे। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इमिग्रेशन के अंदर, कि होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी में ऑलरेडी दे दी है लिख के कि हम किसको वीज़ा देंगे किसको नहीं देंगे, कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं हम वीज़ा दे देंगे, और अगर आप इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते हम वीज़ा नहीं देंगे। अब उस थ्रेशोल्ड ऑलरेडी लिख के दे दिया है तो आपने किसी ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाना है जो आपको वो थ्रेशोल्ड दिखा सके, फिर आपने बताना है कि क्या आप उस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं या नहीं, बिकॉज लाइफ आपकी, आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, हाँ यार मैं इस पर उतरता हूँ या नहीं उतरता, और रियलिस्टिकली। थैंक यू सो मच आपके सवाल का, और ऑफ कोर्स मैं कमेंट तो नहीं कर सकता कि आपके केस के क्या मेरिट है, लेकिन यही बोलूँगा प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं। मुझे कान में बोला गया तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके मैं आपकी ऑल कॉल्स लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दूँ। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। आपका तारिक भाई बड़ा बिग फैन बात कर रहा हूँ। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। तारिक भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, जी अगर जी आप प्लीज उसको थोड़ा सा मुझे आप इन्फॉर्म कर दें। जी जी तारिक भाई 2012 में आया था 1 जून को एज ए स्टूडेंट 1.5 साल के वीजे पे, ठीक है। 1.5 साल का वीजा जब खत्म हो गया था ना, उसके मैंने 16 दिन के बाद होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाली थी कि मेरा यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे यहाँ का स्टे दिया जाए, और मेरा कोर्ट में केस चला गया है सोशल केयर वर्कर के पास, इस तरह की ना एप्लीकेशन डाल जी दी मैंने जी जी वुमेन राइट्स पे। जी मुझे होम ऑफिस ने पत्नी 2 या 3 महीने के बाद 6 महीने का वीजा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आपका कोर्ट ऑर्डर नहीं आता ना बिल्कुल तो आप, ठीक है। फिर कोर्ट ऑर्डर आ गया 6 महीने का वीजा खत्म होने से पहले, फिर वो कोर्ट ऑर्डर देने के बाद ना 2.5 साल के मेरे वीजे चलते रह गए, ठीक है ठीक है। अब मैंने 3C मंगवाई है ना, तो उस पे ये 16-17 दिन का ना वो गैप आ रहा है, वो जो मैंने वीजा खत्म होने के बाद होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाली थी, ठीक है। कौन से मंथ अब में मेरा ये सवाल- बात है? 12 की, बहुत ज़रूरी है। कौन से मंथ की बात है ये? मैं 1 जून को आया था 12 को, और 1.5 साल का वीजा था। ठीक है, मैं 12, समझ 13 गया, मैं 13 समझ के एंड में खत्म हुआ था, 14 में डाला था, ठीक है। ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये कि 2022 में 1 जून को मैं इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल होता हूँ या नहीं होता, ठीक है ना, एक सवाल। और या फिर मुझे एक्सटेंशन करानी पड़ेगी लास्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल। तारिक भाई जी मैं जी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे आप फोन पे आंसर दे दें ओके, please। बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखें होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने ओवरस्टे किया है। होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपका कंटिन्यूस 10 ईयर का लॉफुल रेजिडेंस है और आपने ओवरस्टे किया है तो हम ये देखेंगे कि आपने 39E रूल के तहत ओवरस्टे किया है या उसके बाहर ओवरस्टे किया है। क्योंकि अगर 39E के तहत ओवरस्टे किया है तो हम उसको माफ़ कर देंगे, जिसमें जो पीरियड आप बोल रहे हैं उसमें वो 28 डेज़ का गैप अलाउ करते थे। तो अगर आपका गैप 28 डेज से कम है, जो कि आपने ख़ुद बोला कि सिर्फ 17 दिन का है, तो आपको टेक्निकली बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए होम ऑफिस को लॉन्ग रेजिडेंस पे ये बोल के कि जी मैं अपने गैप को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा गैप विद इन इमिग्रेशन रूल 39E आता है तो मेरी नज़र में आपको एक्सेप्शन मेरे ऊपर अप्लाई करनी चाहिए और मुझे लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर वीज़ा देना चाहिए। अब दो बातें याद रखें कि अगर होम ऑफिस ने आपके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं की तो होम ऑफिस आपको मौका देगा कि आप ऐसा करें 1560 पाउंड एक्स्ट्रा दे दें और हम आपको 2.5 साल का वीज़ा दे देते हैं।
फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप 2.5 साल का वीज़ा ले लें या होम ऑफिस को आप चैलेंज करें। मैं उम्मीद तो ये लगा के आपको कह सकता हूँ कि आपने जो एक्सप्लेनेशन होम ऑफिस को देंगे अपने कवरिंग लेटर के अंदर, उसकी बेस पे होम ऑफिस आपको लॉन्ग रेजिडेंस पे वीज़ा दे दे। लेकिन क्योंकि वीज़ा मैंने नहीं देना, होम ऑफिस के किसी केस वर्कर ने देना है जिसने अपने सुपरवाइज़र से पूछना है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई वो देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर हम इमिग्रेशन रूल के ट्रेल को देखें तो उसके तहत उनको देना चाहिए। अब अक्सर कभी कभी मुझे लोग मुड़ के कहते हैं, तारिक भाई अगर इमिग्रेशन रूल इतना क्लियर है तो होम ऑफिस क्यों वीज़ा नहीं देता? भाई अगर होम ऑफिस हर चीज़ इमिग्रेशन रूल के अंदर करने लगे तो कोर्ट्स की क्या ज़रूरत हो, और अगर हर कोर्ट सही फैसला दे तो उससे ऊपर वाले कोर्ट की क्या ज़रूरत हो। तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन के अंदर बिल्कुल मसला क्रिएट हो जाता है कि जी हम बोलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हमारा क्लाइंट क्वालिफाई करता है, होम ऑफिस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है जी हमारा क्लाइंट क्वालिफाई आपका नहीं करता। और फिर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस 4 कॉर्नर के अंदर आते हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया तो बिल्कुल लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई करें। लेकिन अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है तो फिर घबराना नहीं है, आपने या फिर 2.5 साल वाला वीज़ा लेना है, या बेहतर है इफ़ यू थिंक कि आपका स्ट्रॉन्ग केस है कि आप उसको फर्दर कोर्ट के अंदर चैलेंज करके परस्यू करें। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन 2022। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हालत के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं 10 साल के रूट पे था FL और FP पे, तो उसको मैंने स्विच किया है FL और FM पे। जी। तो मैंने एप्लीकेशन अप्रैल में डाली है लेकिन अभी तक उसको रिप्लाई नहीं आया। मिड ऑफ अप्रैल में डाली थी, तो जी। इसका मुझे प्लीज बता दें कितना टाइम लगेगा और क्योंकि ओके देखें, पहली बात तो ये है कि कोविड की वजह से आजकल होम ऑफिस एनीवेयर फ्रॉम 5 मंथ्स टू 8-9 मंथ्स ले रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि होम ऑफिस थोड़ा जल्दी जवाब दे तो अपने एमपी के पास जाएं, एमपी को बोलें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे, तो फिर होम ऑफिस आगे से थोड़ी हरकत करेगा। लेकिन आजकल कोविड की वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि होम ऑफिस थोड़ा टाइम ले रहा है। बस एक छोटी सी बात बता दूँ कि अगर आप 10 ईयर रूट पे थे और आप 5 ईयर रूट पे आ रहे हैं तो आपकी क्लॉक रीसेट होगी, यानी कि अब 5 ईयर रूट पे आपका क्लॉक 0 से शुरू होगी और आपको अपने 5 साल पूरे करने हैं 5 ईयर रूट पे। ये नहीं होता कि अगर आपने पहले 10 ईयर रूट पे 2.5 साल गुजारे हैं और आप अब 5 ईयर रूट पे आ रहे हैं तो अगले 2.5 साल बाद आप 5 साल पूरे करके इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे, बिकॉज जो पहले 2.5 साल हैं वो 0 पे चले जाते हैं अनलेस आप लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, फिर सारा पीरियड लीगल काउंट होता है। थैंक यू सो मच भाई आपके कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें। आई थिंक 2 कॉल्स ड्रॉप होगी, मुझे कान में बोल रहे हैं, एक और को ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वकील साहब, वालेकुम सलाम। मेरा नाम सतविंदर चौहान है जी। तो मैंने सिर्फ ये पूछना है वकील साहब, हमें ना हमारा भी 7 साल के बेस पे बच्चों के बेस पे वीज़ा मिला था और हमारी ये फर्स्ट एक्सटेंशन गई हुई है। हमने फरवरी का अप्लाई किया हुआ है तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने होम ऑफिस को ईमेल किया तो वो कहते विद इन 20 डे आपको अपडेट देंगे। और मेरे मदर इंडिया में काफ़ी बीमार हैं तो मैं जाना चाहती हूँ उनको देखने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करें प्लीज़ ये बताएं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई विश कि आपकी मदर तंदुरुस्त रहें, आई होप। देखें ये अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि जो भी लोग देखें यहाँ होते हैं ना वीज़ों पे, ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है बैक होम, आप डॉक्यूमेंट तो वापस मंगवा सकते हैं और ये कहेंगे ओके चले जाएं, लेकिन फिर आपको एंट्री क्लियरेंस लेके आना पड़ता है, यानी कि और वो बड़ा मसला हो जाता है। सो इस वक्त आपके पास जो मेन ऑप्शन है वो यही है कि आप वेट करें, एमपी के थ्रू थोड़ा सा प्रेशर डलवाएं और होम ऑफिस आई होप आपको जल्दी जवाब दे दे। ज़ाहिर बात है अगर आप ये सोचते हैं किसी से पूछ के और मैं पहले जवाब दे दूं कि तारिक भाई अगर हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके सेम डे सर्विस वाली एप्लीकेशन कर दें, ज़ाहिर बात है उसकी बड़ी फ़ीस होती है, डबल फ़ीस आपको लग सकती है, बिकॉज अगर पहले के फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं तो वो रिफ़ंड भी नहीं करेंगे पैसे, और कोई गारंटी नहीं है कि सेम डे के बाद कार्ड तो आ जाए, पासपोर्ट भी इमीडिएटली आ जाए, क्योंकि कभी कभी मैंने खुद देखे लोगों के कार्ड तो आ जाते हैं 5 डे के अंदर, लेकिन पासपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर कुछ लोग होते हैं वो फिर कार्ड की बेस पे ही नया पासपोर्ट बनवा के चले जाते हैं। तो आई होप आपकी कोई ऐसी बड़ी एमरजेंसी ना हो,
लेकिन ये एक दुख वाली बात है कि जो लोग लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़े पे हैं उनकी प्लानिंग थोड़ी सी इमरजेंसी ट्रैवल की आउट हो जाती है उस सिर्फ पीरियड के दौरान जब वो लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करते हैं। उसका एक हाल ये भी है कि फिर आप सेम डे सर्विस ले लें। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सेम डे सर्विस लेते हैं, उनको पता है कि उनको शायद इमरजेंसी में जाना पड़े बैक होम, तो वो फिर ये आम एप्लीकेशन जिसको हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन करते हैं बोलते हैं ये नहीं डालते, वो प्रीमियम सर्विस लेते हैं जो अगले दिन जवाब दे देते हैं। तो आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं बहुत लोग इस सिचुएशन में होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मैंने अभी आपको हल बताया विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, उसके अलावा यू जस्ट हैव टू वेट एंड आई डू अपोलोजाइज़ बिकॉज काफ़ी लोग इस सूरत हाल में होते हैं जिसमें आप हैं एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर मदर्स हेल्थ। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो तारक भाई, कैसे? मैं बिल्कुल खैरियत से, बताएं सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? आप बहुत अच्छा सवाल के जवाब देते हैं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर मैंने ह्यूमन राइट्स का केस डाला हुआ है जी मुझे फिंगरप्रिंट भी हो गया फरवरी में, जी अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जी। तो कितना का टाइम लग जाएगा? ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। देखिए सर, मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे लोग बहुत रिंग करके तारिक भाई होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिखे हम 8 वीक में जवाब या 6 वीक में दे देंगे। दैट्स जस्ट फॉर गाइडलाइन। इस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है होम ऑफिस के पास, स्पेशली जिन्होंने ज़बरानों के केसेस डाले हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने यूथ सेटलमेंट स्कीम अब डाल रहे हैं उनको भी पता होगा कि बहुत ट्रैफिक है होम ऑफिस के पास। तो आप ऑल दो डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं लेकिन आपको पता है वर्कलोड तो पड़ता है ना, तो वेट करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। रफ गाइडलाइन यही होती है कि 4 से 8 महीने तो स्टैंडर्ड टाइम है। इफ़ यू लकी 4 मंथ्स में आ जाएगा, वरना 6 to 8 मंथ्स से पहले तो पैनिक ही ना करें, स्पेशली जिन्होंने एप्लीकेशन जनवरी फरवरी मार्च में डाली है, उसके बाद फ़ौरन थोड़ा लॉकडाउन आ गया था, वो सारी एप्लीकेशनें जमा हुई हुई हैं एंड इट टेक्स टाइम। सो आई थिंक 6 to 8 मंथ्स से पहले तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, मैं वकील खान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं एडवांस में सॉरी कर लेती हूँ, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ बेयर करना मुझे। जी जी, नो प्रॉब्लम। मैं आया हूँ सितंबर 2007 में इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट। जी 2 मरतबा एक्सटेंशन हुई जी विदाउट एनी गैप। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे शादी होगी यूरोपियन नेशनल के साथ। 5 years रूट पे रेजिडेंस परमिट मिला मुझे, जो कि 2016 में एक्सपायर हुआ। उसके बाद मेरी मिसेस के साथ वो डिवोर्स हो गई। रिटेन राइट ऑफ मैंने रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया, जी होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया। कोर्ट में गया अपील पे, जो कि वो भी रिफ्यूज़ होगी। फिर अपर ट्रिब्यूनल में गया, तो नवंबर 2017 में मेरी अपील एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन मेरे सोलिसिटर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। आफ्टर 5 months 22 of May 18 को उसने मुझे कहा कि मुझे आज कोर्ट से आपकी डिसीजन का जो है नोटिस वो मिला है। जी तो इस दौरान, इससे पहले ही जिस टाइम मेरा केस रिफ्यूज हो गया था, उस टाइम ही मेरा 10 years रूट कंप्लीट हो गया जी था। जी तो बहरहाल उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे एक और पार्टनर के साथ, ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी हो गई। उसके साथ मैंने आगे सिलसिला चला और फिर मुझे 2.5 years का वीज़ा ग्रांट हुआ 10 साल वाले रूट पे। जी तो अभी मेरा जो कि एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में, ये 2.5 साल का जो है। जी जी मैं अगर 10 years लॉन्ग रेजिडेंस रूट पे जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे 14 years तो इस सितंबर 7 को हो जाएंगे। ओके, मैं आपको जी एक सवाल और, मैं एक सोलिसिटर से भी मिलूंगा, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो आपको 10 साल वो पूरे हुए थे वो, और जो उसके बाद आपका ये वीज़ा ग्रांट हुआ था फैमिली का, जी ये जो बीच में गैप है, ये एक कोई रूल है बुक एंड, वो उसके अंदर आ गया है। तो जो आपका हम केस डालेंगे 10 years पे ही, कि वो अभी पूरा हो गया था 10 साल उसी वक्त ही, और उसके बाद आपको एक और वीज़ा ग्रांट हो गया, तो इसके दरमियान का जो पीरियड है वो बुक एंड हो गया, वो रूल है, उसके ऊपर जो है आपको वीज़ा 10 years का इंडेफिनिट हम लेकर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बस आपकी एडवाइस के मुमकिन है ऐसा? थैंक यू भाई आपकी कॉल का। देखिए भाई, पहली तो बात यह खान भाई कि मैं एडवाइस नहीं दे सकता इस शो के अंदर, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ।
तो और जिस तरह मैं अर्ज़ करता हूँ लोगों को कि बेहतर ये है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और उनको अपने कागजात दिखाएं और फिर वो जो आपको मशवरा दें आप उसी को फॉलो करें। अगर आप मुतमईन नहीं हैं जो वो आपको बातें बोल रहे हैं तो कहीं से सेकंड मशवरा ले लें, क्योंकि कोई ममानत नहीं है इस बात में कि आप कहीं से जाके सेकंड ओपिनियन ले लें। लेकिन इस शो में हम एडवाइस नहीं दे सकते, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो कि मे बी आपके केस से रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस सिनेरियो के अंदर जो काफ़ी लोगों पे अप्लाई होता है। पहले आ जाते हैं यूरोपियन लॉ से पहले इमिग्रेशन रूल पे। देखिए इमिग्रेशन रूल पे जो ट्रेल होता है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके वीज़े लगे हैं और आप अपीलें कर रहे हैं, वो 3C के अंडर आ जाते हैं और बड़ा क्लियरली आपको पता चल जाता है कि कब आपने ओवरस्टे किया है, कब आपने ओवरस्टे नहीं किया, बिकॉज वो 3C का ट्रेल चलता है। यूरोपियन लॉ थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। उसकी वजह ये है कि पहले ये नहीं था, कुछ साल पहले उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन पे ये बोल दिया है कि बिल्कुल जी आप लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन डालें, लेकिन हमें ये बताएं कि उसमें से यूरोपियन लॉ वाला पीरियड कौन सा था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन लॉ वाला पीरियड कौन सा था। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ये जानना चाहता है कि उस यूरोपियन लॉ वाले पीरियड में आपने सारा पीरियड लॉफुल गुजारा था या नहीं गुजारा था। इन अदर वर्ड्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इसके सारे पीरियड में आप यूरोपियन कवानीन को फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगर आपने रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेशन डाली थी तो वो आपकी हर हालत में अप्रूव होनी चाहिए थी, बिकॉज अगर आप यूरोपियन लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे थे तो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल अप्रूव होनी चाहिए थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बंदा आपका केस डाल रहा होगा वो पहले ये पढ़ेगा कि इमिग्रेशन रूल में अगर आपकी अपील रिफ्यूज़ हुई है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस की, वो किस वजह से हुई है। बिकॉज अगर अपील इस वजह से रिफ्यूज़ हुई है कि जज ने बोला है कि आप यूरोपियन लॉ के अंडर क्वालिफाई नहीं करते, और पता नहीं क्यों नहीं करते, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज मेरे पास वो डिसीजन नहीं है इस वक्त, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब आप लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालेंगे तो होम ऑफिस ये बात उठा सकता है कि भाई जब आप यूरोपियन कवानीन के अंदर पूरा ही नहीं उतरते तो आप इस पीरियड को लॉफुल कैसे कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप उस पीरियड को लॉफुल कंसिडर करते तो फिर लाजमी आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया, एक सिंपल तरीके से बताया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पहले इसको पढ़ा जाए कि क्यों रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के ऊपर आपको वीज़ा नहीं मिला। जहाँ तक आप जिस केस लॉ की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल जी, वो देखें वो ये होता है कि अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपने एप्लीकेशन डाली और बाद में उस एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने वीज़ा दे दिया, जो आपसे पहले कॉलर थे कि जी मैंने 16 दिन के अंदर एप्लीकेशन दोबारा डाल दी और उन्होंने 2-3 महीने बाद मेरे वीज़ा दे दिया, तो जज ने कहा कि अगर आप बाद में वीज़ा दे देते हो तो वो डेट पीछे आ जाती है, तो वो क्लोज एंड हो जाता है। कि आप होम ऑफिस ये नहीं कह सकता कि 16 दिन के बाद आपने एप्लीकेशन डाली, वो ओवरस्टे 16 दिन, हमने 3 महीने बाद जवाब दिया, तो ये जी ऑलमोस्ट 3 महीने प्लस 16 दिन आपका ओवरस्टे पीरियड था। तो ये वो कहने का मतलब है। सो देखिए मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ आई हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और क्योंकि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपका केस देख के आपको बताएगा, एंड जस्ट फॉलो दैट गाइडलाइन। अभी मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके हम एक फ़ाइनल सेशन लेंगे जिसमें आई विल आंसर मोर कॉल्स फॉर यू। सो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मैं दिसंबर 2017 में आया हूँ यूके स्पोर्ट्स वीजे पे जी। एक्सटेंशन मेरी जो है वो 2020 में मेरी एक्सटेंशन हुई।
अब मुझे जो है वो एक्सटेंशन इन लोगों ने दी है मई 2023। जी मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं 2022 दिसंबर में। तो मैं ILR स्पाउस वीज़े पे अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ओके, और कोई सवाल? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा था और ये कोविड का जो सिलसिला हुआ सारा कुछ, तो इसके ऊपर मेरा बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैंने बाउंस बैक लोन लिया है कंपनी में, तो वो कंपनी मेरे नाम की है। तो क्या मेरा इस चीज़ के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले आसान, दोनों ही आसान सवाल हैं, लेकिन बाउंस बैक लोन से इमिग्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि जब आप अप्लाई करेंगे अपनी एक्सटेंशन या सेटलमेंट, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है और वो नेट प्रॉफिट से होती है अगर आपका अपना बिजनेस है। तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो फिर आपके लिए इशू है, अनलेस आपकी लिमिटेड कंपनी और आप डिविडेंड तो नहीं ले रहे होंगे, अगर लॉस पे जा रहे हैं, आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज फिर लॉस भी हो सकती है। लेकिन एज लॉन्ग एज आप सैलरी विड्रॉ करें और वो सैलरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, यू विल बी फाइन। सो कहने का मतलब है कि उस बात का ख्याल रखिएगा। जहाँ तक पहले सवाल का जवाब है, कानून ये कहता है कि जब आप स्पाउस वीज़े पे सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, आपको 60 मंथ्स यानी कि 5 साल यूके के अंदर अपने स्पाउस वीज़े पे हो चुके हों। मेजॉरिटी, बल्कि ओवर 95% लोगों के पास 5 साल पूरा करने के बाद भी वीज़ा रहता है, बिकॉज एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, थोड़े गैप बाद वो वीज़ा देते हैं, और अगर सेम डे पे भी लेते हैं वो 2.5 साल का वीज़ा देते हैं, उससे थोड़े ऊपर पीरियड का। तो अक्सर लोगों के पास वीज़ा वैलिड रहता है, लेकिन उनके 5 साल पूरे हो चुके होते हैं। और जैसे ही 5 साल पूरे हों, -28 डेज़ वो क्वालिफाइंग पीरियड में ग्रेस पीरियड है, आप बिल्कुल अपने सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखिएगा 60 मंथ्स उस वीज़े के ऊपर, -28 डेज़ जो ग्रेस पीरियड होते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने प्री सेटलमेंट मेरी 20 जून 2021 को, मुझे 5 साल पूरे हो गए हैं ना जी। तो मैंने अप्लाई किया था सेटलमेंट के लिए जी, परमानेंट सेटलमेंट जी स्कीम के लिए जी। तो अब उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा था, मैंने पासपोर्ट भेजा है उनको, तकरीबन मेरा ख्याल है कि जुलाई में, तो अभी तक वो पासपोर्ट वापस नहीं आया। तो ना उन्होंने कोई आंसर किया ना जी, कोई जी, रिस्पॉन्स किया। जी। तो इसके लिए मुझे और वेट करना पड़ेगा या उनको दोबारा आगाह करूं कि मैं वेट कर रहा हूं या क्या करूं? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिल्कुल आपको वेट ही करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उनको ईमेल कर दें, जो उनका यूनिट है, कि जी मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, प्लीज़ मुझे अपडेट कर दें। लेकिन बहुत लोग मुझसे बात करते हैं कि हमने उनको टेलीफोन भी किया है, बड़े अरसे वेट करने के बाद फ़ोन पे मैं थ्रू आऊँ तो उन्होंने यही बोला है कि जी आप वेट करें, अंडर कंसिड्रेशन है। तो अपने MP के थ्रू भी आप थोड़ा सा प्रेशर डलवा सकते हैं, लेकिन आजकल कोविड की वजह से होम ऑफिस बिल्कुल बोल रहा है कि टाइम लग रहा है इन चीज़ों को, एंड अनफॉर्चुनेटली सब्र के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। थैंक यू सो मच भाई आपके कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरा सवाल था तारिक साहब, वो ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दूं कि मैं जर्मन नेशनल हूँ और मेरे पास EU सेटलमेंट वीज़ा भी है और मेरी यूनाइटेड किंगडम में प्रॉपर्टी भी है और मैं ये पेंशन पे हूँ, एंड आई हैव अ गुड पेंशन। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी सिस्टर को बुलाना सेटलमेंट वीज़े के लिए, क्या इसके क्या चांसेस, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या मुझे क्या करना पड़ेगा? और शी इज़ अबाउट 71 और वो अकेली हैं। थैंक यू, दैट्स माय क्वेश्चन। थैंक यू। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि, और कुछ अर्सा पहले शो में बोला था कि अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के वीज़े ख़त्म हो गए हैं बिकॉज हम ब्रेक्सिट से बाहर आ गए हैं, तो दैट चैप्टर इज़ क्लोज। तो EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के आप वीज़े नहीं कर सकते अनलेस आपका कोई पुराना केस चल रहा है। जहाँ तक बात आ जाती है कोई और वीज़ा, तो अब आप आ जाते हैं इमिग्रेशन रूल के अंडर, यानी कि EU जो सेटलमेंट स्कीम है वो आप पे सिर्फ उन पे लागू रहेगी जो ऑलरेडी वीज़े लेके चल रहे हैं। अगर आप किसी नए बंदे को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप इमिग्रेशन रूल के अंदर आ जाते हैं। इमिग्रेशन रूल के अंदर अगर आप किसी अपने बड़े को यहाँ बुलाना चाहते हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं,
तो उसमें ये प्रूव करना होता है आपको कि उनकी इल हेल्थ, एज या किसी डिसेबिलिटी की वजह से उनके जो डेली के काम काज हैं, मीनिंग जो उनके खाना बनाना, कपड़े बदलना, कपड़े इस्त्री करना, ऑल जो थिंग जो हम एक रेगुलर फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने डेली के दवाइयाँ लेना, वो खुद नहीं कर सकती या कर सकते। एंड वहाँ कोई ऐसा फैमिली मेम्बर भी नहीं है होम कंट्री में उनकी जो उनकी मदद कर सके, और वहाँ कोई ऐसी अरेंजमेंट भी नहीं है जो आप करवा के उनको दे सकें, जो इस काबिल हों, इस केपेबल हों कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड्स हैं, उनको वो मीट कर सके। तो फिर आप उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर वीज़ा होता है। उसमें 2 एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपकी मेंटेनेंस है एडिक्वेट, वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस तरह ज़बानी तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता जब तक फिगर्स किसी कॉम्पिटेंट पर्सन ने देखे ना हो। फिर बता सकते हैं आपको विद इन 10-15 मिनट्स के एडिक्वेट मेंटेनेंस है नहीं, एंड एडिक्वेट अकोमोडेशन हो आपके पास। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस मैम, बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया है जी। मुझे ये पता करना था कि ये विजिटर वीजे खुले हुए हैं कि बंद हैं अभी? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अप्लाई आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी होम ऑफिस क्योंकि पाकिस्तान खुद रेड लिस्ट पे आज अनाउंस होना था, मुझे अभी पता नहीं है। मैं बल्कि ख़ुद शो के बाद देखूंगा कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से बाहर एम्बर पे आया है या नहीं। लेकिन क्योंकि अभी पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है तो वो ख़ुद भी किसी को वीज़ा इशू करके नहीं देंगे विज़िट के लिए, अनलेस जो इसके पास यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा है। वो भी जब यहाँ आ रहे होंगे तो आपको पता है उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल के अंदर। तो जहाँ तक लोग मुतअक्सर कहते हैं कि जी अगर हम रेड लिस्ट पे हमें विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से तो अभी वेट करें, बिकॉज विज़िट वीज़े पे आपको लिखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द प्रपोज डेट ऑफ ट्रैवल। अब आपको ख़ुद नहीं पता कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से कब निकलेगा, तो वाई वुड यू वांट टू कि मैं अप्लाई करूँ और फिर वो फ़ाइल फंस जाए लाइन के अंदर। अगर आप चाहते हैं नहीं जी हम फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कम से कम लाइन में फ़ाइल आ जाए, तो बिल्कुल करें, कोई उसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि इंटेंशन होती है विज़िट वीज़े की, कोई सैर करने आ रहा है या फैमिली से मिलने आ रहा है, जब ऑलरेडी रेड लिस्ट पे है तो क्यों कोई सोचेगा यहाँ फैमिली से आने का? दैट डजंट मेक सेंस। तो उस तरीके से अगर कॉमन सेंस अप्रोच की जाए तो बेहतर ये है कि जब तक पाकिस्तान लिस्ट से बाहर नहीं निकलता लोग वेट करें। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि कम से कम एप्लीकेशन चली जाए, और जैसे ही पाकिस्तान लिस्ट से बाहर आए दे कैन ट्रैवल। दैट इज़ योर चॉइस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी तारिक भाई, मैंने को पूछना था कि प्री सेटलमेंट वाला और सेटलमेंट वाला बंदा, वो प्री सेटलमेंट वाला कितना अर्सा और सेटलमेंट वाला बंदा कितना अर्सा मुल्क से बाहर रह सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। पहले आ जाते हैं हम प्री सेटलमेंट के ऊपर, बिकॉज प्री सेटलमेंट की कंडीशन ये होती है कि आपने EU लॉ के तहत 5 साल यहाँ गुजारे हों कंटिन्यूसली, और उसके बाद आप सेटलमेंट अप्लाई करें। कानून ये कहता है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपका कंटिन्यूस रेजिडेंट पीरियड ब्रेक हो जाता है। उसमें सर्टन एक्सेप्शन भी है कि आप बाहर इसलिए रह गए कि कोविड हो गया या कोई मेडिकल रीज़न थी या कोई ऐसी मेडिकल एमरजेंसी थी कि आप ट्रैवल नहीं कर सके, तो उसकी वजह से वो एक्सेप्शन ज़रूर अप्लाई करते हैं। लेकिन एज ए रूल ऑफ थम अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एक ही बारी में मुल्क से बाहर रहेंगे तो कंटिन्यूस पीरियड ब्रेक हो जाता है। तो ये तो बात आ जाती है जिसके पास प्री सेटल स्टेटस है। अब आ जाते हैं हम सेटलमेंट स्टेटस के ऊपर। जिन लोगों के पास सेटलमेंट होता है, जारी बात है उनका एम ये होता है कि हम 1 साल के बाद अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करेंगे। जिनकी शादी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ हुई होती है उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन होती है फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। अब जब आप नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्वालिफाइंग पीरियड की ज़रूरत होती है कि जी पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि नॉर्मली वो पिछले 5 साल का पीरियड देखते हैं, या अगर आपकी ब्रिटिश बीवी है तो पिछले 3 साल का पीरियड देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि इस पीरियड में कितने दिन तक आप मुल्क से बाहर रहें पूरे पीरियड को ऐड करके। अब ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे वो फिगर्स याद नहीं कि वो क्या देखते हैं, लेकिन वो काफ़ी ही समझें कि बड़े फिगर्स हैं। दे आर नॉट लाइक वेरी टाइट कि वो जी अगर मैं 2-2 महीने के लिए साल में जाऊँ तो क्या मैं उस फिगर से बाहर आ जाता हूँ? दैट इज़ नॉट द केस। लेकिन मैं वो कोई गलत फिगर बोलना नहीं चाहता, परेशान हो जाए, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे वो फिगर्स अभी याद नहीं है कि वो पिछले 5 साल में कितना अर्सा बोलते हैं कि आप मुल्क से बाहर रह सकते हैं। समथिंग लाइक 450 है।
470-80 तक माफ़ कर देते हैं, बट प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, क्योंकि मुझे अभी इस तरह याद नहीं है। और जो आखिरी साल होता है जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम 90 दिन से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रहें, अप टू 100 तक माफ़ कर देते हैं। बट प्लीज़ मुझे इन फिगर्स पे कोट ना कीजिएगा, मुझे टॉप ऑफ द हेड ये फिगर्स अभी याद नहीं है, लेकिन मैं वैसे मोटा मोटा बताना चाह रहा था कि जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिर पिछले 5 साल या 3 साल का क्वालिफाइंग पीरियड चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि आप टोटल इतने दिनों से बाहर मुल्क से तो नहीं रहे। इट इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड पीरियड। 3 साल उनके लिए जिनकी ब्रिटिश बीवियाँ हैं और उनकी बेस पे अप्लाई करें, और 5 साल जो नॉर्मल अप्लाई करते हैं नेचुरलाइजेशन के। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू भाई। बेसिकली मैंने अपने वाइफ को यहाँ यूके में लेके आया था स्पाउस वीजा से जी। तो अभी इसका एक्सटेंशन आ रही है अभी फरवरी में, जो होती है 2.5 ईयर्स के बाद जी। तो आपको पता है पेंडेमिक में काफ़ी काम डिस्टर्ब हुआ है, जी, जो वेजी शॉप थी वो तो इतनी नहीं है अब, तो उसका कोई रिलीफ है या उसका क्या सिचुएशन होगा? आपके बच्चे भी हैं या वो सिर्फ आप मियाँ बीवी? एक बेटी हुई है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिल्कुल उसकी रिलीफ ये है, देखें बैकअप प्लान तो ये है कि अगर किसी वजह से आप एक्सेप्शन एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते तो बच्ची, क्योंकि आपकी आई होप ब्रिटिश हो, बिकॉज आपके पास यहाँ स्टेटस है, तभी तो वाइफ आपकी यहाँ स्पाउस वीज़े पे आई हैं, आप या इंडेफिनिट है या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो बच्चों की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ नुकसान ही होगा बच्चों की बेस पे कि क्लॉक रीसेट हो जाएगी और उनको दोबारा से अपने 5 साल, अगर 5 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे, या 10 ईयर्स अगर 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करेंगे, पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन ये 2.5 साल भी ऐड होंगे लॉन्ग रेजिडेंस के अंदर। जहाँ तक बात आती है, होम ऑफिस ने बिल्कुल डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप कोविड से पहले वाला टैक्स रिटर्न अपना हमें शो करके दिखा दें और करंट वाले को ऐड करके बैलेंस ले लें। और अगर आपकी जॉब कोविड की वजह से आपको, क्या उसे कहते हैं, मैं वर्ड भूल गया हूँ जो वो दे रहे थे, फर्लो, आई थिंक फर्लो उसको कह रहे थे ना, कि अगर आपको फर्लो मिल रहा है, आपकी जॉब है, तो हम फर्लो के पुराने वाले पीरियड के हिसाब से आपकी इनकम देख लेंगे। तो ये एक्सेप्शंस होम ऑफिस ने दी हुई हैं एक तरह से। तो आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, आपके सवाल सारे पूछ के वो बता देंगे कि आप पे एक्सेप्शन अप्लाई होती है नहीं, और अगर नहीं होती तो फिर बच्चे की बेस पे वो अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे कान में बोला गया तारिक भाई हमारा शो अब ख़त्म होने को आया। थैंक यू, आप हर वीक आते हैं, प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ सोशल मीडिया पे भी शो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को। आई विल बी ग्रेटफुल। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।